करें स्टार्ट एवरीवन. Question number 8. The following information of TT Club are related to the year ended 31st March 2018. ठीक है, ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. यस, दे हैव गिवन द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18. मतलब कौन सा ईयर है रे? 17-18, बराबर ना? कौन सा ईयर है? 17-18. ध्यान देना, 17-18 ईयर है. आगे they have given you information at the beginning of the year and at the end of the year. बराबर. देखो, as on 1st April 17 मतलब beginning of the year and as on 31st March 18 मतलब end of the year. they have given you balances. पहला है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स. पहला है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स. ध्यान देना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स गुड मतलब ये ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के मतलब स्टॉक के दो यूज है. एक स्टॉक के दो यूज है. पहला, बोलो मुझे, पहले हम कंजम्पशन ढूंढ सकते हैं उससे. ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है टू फाइंड आउट कंजम्पशन. एंड दूसरा यूज क्या है बोलो मुझे? उसका दूसरा यूज है कि उससे, बोलो मुझे, राइट, दे आर बैलेंस शीट एसेट आइटम. बैलेंस शीट बनने में काम में आएगा. अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब क्रेडिटर्स. ड्यू आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स, स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स. सो ये लाइबिलिटी के आइटम्स है. एक वो लाइबिलिटी के आइटम्स है. एंड दूसरा, हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे एंड वहां से हमें क्रेडिट परचेस मिलेगा जिससे हम कंजम्पशन ढूंढ सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? राइट, क्रेडिटर्स अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? क्रेडिट परचेस मिलेगा. तो वी विल ऑलवेज प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट बिकॉज हमें सिंगल एंट्री में भी काम में आने वाला है क्रेडिटर्स डेटर्स अकाउंट. तो अभी से हम बनाएंगे. सब्सक्रिप्शन ड्यू, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल. सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस्ड इज ए लाइबिलिटी. इन दोनों का काम क्या है? सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस. यहां से हम अगर सब्सक्रिप्शन रिसीट दिए तो इनकम ढूंढेंगे, इनकम दिया तो रिसीट ढूंढेंगे. एंड दे आर बैलेंस शीट आइटम. सब्सक्रिप्शन ड्यू एसेट का आइटम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस लाइबिलिटी का आइटम है. They have given you subscription received during that. तुमने रिसिट दिया है तो तुम्हें इनकम ढूंढना पड़ेगा. They have given you what? रिसिट. तो हम क्या ढूंढेंगे? इनकम. समझ में आ रहा है? उन्होंने रिसिट दी तो हम क्या ढूंढेंगे? इनकम. पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर. हमने स्पोर्ट्स मटेरियल का पेमेंट किया है, वो हमें ढूंढना है. ठीक है. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? Calculate the amount of the subscription and the sports material that will appear in the income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and also show how these items should appear in the balance sheet. हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. करें स्टार्ट. सबसे पहले हम बनाएंगे 2-3 लाइन का रिसीट पेमेंट अकाउंट, फिर बनाएंगे 2-3 लाइन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फिर बनाएंगे कॉलमनर बैलेंस शीट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग 2-3 लाइन की बनाएंगे एंड फिर तुम्हारे नीचे वर्किंग नोट्स आएंगे. करें स्टार्ट. चलो फॉर्मेट बनाओ फास्ट. पेज नंबर बोलो.
ठीक है, देखो सबसे ऊपर रिसीट पेमेंट अकाउंट उन्होंने नहीं पूछा है, बट मैं बना रहा हूं क्योंकि मुझे सब चीजें कनेक्ट करनी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या है बोलो? 18 है क्या? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब 2017-18 में जो जो रिसिट्स हुए, जो जो पेमेंट्स हुए, वो इसमें समराइज किए होंगे। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज ऑल्सो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, मतलब 2017-18 के जो जो इनकम्स हुए एंड जो जो एक्सपेंस हुए हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 17 and 31 March 18। क्लियर है? ठीक है, ओके। वर्किंग नोट, कंजम्पशन की वर्किंग नोट याद रखना, लिख लेना। कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बराबर। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, उसमें ऐड क्या होता है? परचेसेस। परचेसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैश परचेसेस, दूसरा होता है क्रेडिट परचेसेस। एक होता है कैश परचेस, दूसरा होता है क्रेडिट परचेस। कैश परचेस की एंट्री होती है परचेसेस टू कैश, एंड क्रेडिट परचेस की एंट्री होती है परचेसेस टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट से आ रहा है तो वो क्रेडिट परचेस होगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये करने के बाद तुम्हें कंजम्पशन मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है? कंजम्पशन। परचेसेस ढूंढने, कैश परचेस तो डायरेक्टली दिए होंगे, दे विल डायरेक्टली गिव यू कैश परचेस इन द पेमेंट साइड बोल के कैश परचेस, बट क्रेडिट परचेस हमें कैलकुलेट करने होते हैं बाय प्रिपेयरिंग विच अकाउंट? क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये आ गया मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट, बहुत काम का अकाउंट है। क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स मैंने क्रेडिट पे लिख दिया। तो ऑब्वियसली क्लोजिंग क्रेडिटर्स में भी क्रेडिट बैलेंस होगा, बट क्लोजिंग क्रेडिट डेबिट पे आता है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिख लेंगे, बराबर। जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, एंट्री आती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड हम उनसे जो गुड्स परचेस करते हैं तब एंट्री आती है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट बाय परचेसेस। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एंट्रीज भी समझा रहा हूं, सो तुम्हारे दिमाग में आ जाए। 11 की एंट्रीज है, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं एंट्री आती है क्रेडिटर्स टू, बोलो मुझे, कैश। क्रेडिटर्स के डेबिट पे टू कैश आएगा, वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स है ड्यूरिंग द ईयर। एंड जब आप उनसे उधारी पे गुड्स परचेस करते हैं तो 11 की एंट्री परचेस टू क्रेडिटर्स, परचेस डेबिट होगा, क्रेडिटर्स क्या होगा? क्रेडिट होगा।
सब कुछ रेडी है? उन्होंने हमें जो दिया है एक भी टैलेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने हमें डायरेक्टली वर्किंग नोट मतलब उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन में ना ही रिसेंट पेमेंट है, ना ही इनकम एक्सपेंडिचर, ना ही बैलेंस शीट है। तो हर चीज के कितने इफेक्ट आएंगे मेरे आंसर में? 2। चलो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, 2 काम बोलो, स्टॉक के 2 काम, एक कंजम्पशन ढूंढना, दूसरा बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक 75,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,12,500। एंड इसका यूज क्या है? कंजम्पशन ढूंढना। आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक 75,000 ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक 1,12,500 माइनस होता है। स्टॉक के 2 इफेक्ट हो गए, एक वर्किंग नोट कंजम्पशन ढूंढने के लिए, एंड दूसरा असेट साइड पे आ गया बिकॉज वो असेट है। मैं कैसे लिख रहा हूं उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है? आगे अमाउंट ड्यू टू स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सिंपल वर्ड में इसके भी 2 यूज। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड पे आएगा, एंड दूसरा है उससे हम क्या ढूंढते हैं? क्रेडिटर्स से हमें क्या मिलता है? क्रेडिट परचेस मिलता है। क्या मिलता है? पेमेंट दिया तो क्रेडिट परचेस मिलेगा, एंड क्रेडिट परचेस दिया तो पेमेंट मिलेगा। अरे समझ में आ रहा क्या? अगर पेमेंट दिया है क्रेडिटर्स का तो मिसिंग फिगर क्या होगी? क्रेडिट परचेस। अगर क्रेडिट परचेस दिया तो मिसिंग फिगर क्या होगी? पेमेंट। क्योंकि कौन से क्वेश्चन आएंगे पता नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर पूछेंगे या रिसेंट पेमेंट पूछेंगे पता नहीं। तो दोनों जगह पे काम में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बोलो मुझे 67,500 and 97,500, 67,500 and 97,500। क्लियर है? ये क्या आ गए तुम्हारे? क्रेडिटर्स। दिस इज वन इफेक्ट ईच, एंड दूसरा ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स तुम्हारे क्रेडिटर्स अकाउंट में आएंगे। 67,500 and 97,500। क्लियर है? 2 जगह पे आनी चाहिए हर चीज। चिंता मैडम बाजू में लिखने का, जैसे मैंने लिखा है मतलब इधर से उधर, आगे से ऊपर नीचे नहीं लिखने का, ठीक है? यस, जगह भी वो हो जाती है फिर एडजस्ट। यस, क्लियर है? सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब रिसीवेबल, असेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11,250 एंड दूसरा क्या है? 16,500। सब्सक्रिप्शन ड्यू के दो यूज, एक इनकम एक वो असेट साइड होते हैं, असेट का आइटम होता है, रिसीवेबल है ना, एंड दूसरा इनकम ढूंढने के लिए वर्किंग नोट। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, received during the year as per receipt and payment account। एज पर रिसीट पेमेंट अकाउंट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? मैडम 2 चीजें ऐड, 2 चीजें माइनस। ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है? इस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, तो हम उसको क्या करते हैं? इनकम में ऐड करते हैं। हम उसको इनकम में ऐड करते हैं। दूसरा क्या करते हैं बोलो मुझे? हम उसको असेट में ऐड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दूसरा क्या है? राइट, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस ईयर में रिसीव हुआ होगा, तो इट्स नॉट ए इनकम। वो इस ईयर का इनकम नहीं, वो लास्ट ईयर का इनकम है, और वो अब असेट बचेगा भी नहीं। आगे आउटस्टैंडिंग हो गया, रिसीव एडवांस एट द एंड क्या होगा? माइनस
Pre-received at the end. Pre-received at the end. Pre-received at the end. माइनस होगा ना, ऐड क्या होगा? Pre-received at the beginning. Pre-received at the beginning. Good. Pre-received at the beginning. एंड ये करने के बाद हमें मिलता है सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर. सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर. ठीक है, चलो. अच्छा, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग. ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए, असेट में लिख दिए. ओपनिंग वाला माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 11,250 इनकम ढूंढने के लिए माइनस होगा, एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड इनकम ढूंढने के लिए ऐड होगा, 16,500 ऐड होगा. क्लियर है? सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, इसके भी दो यूज. एक लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी का आइटम है. रिसीव्ड इन एडवांस्ड 9,000 एंड दूसरा बोलो मुझे 5,250. ओपनिंग का ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग का क्लोजिंग में लिख दिया. सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस्ड लायबिलिटी का आइटम है, एंड दूसरा यूज है रिसीट दिए तो इनकम ढूंढने के लिए, अगर इनकम दिया है तो रिसीट ढूंढने के लिए. ए से बी जा सकते हो तो बी से ए भी जा सकते हो. ओपनिंग वाला रिसीव एडवांस ऐड होता है, ओपनिंग वाला रिसीव एडवांस ऐड होता है, एंड क्लोजिंग वाला रिसीव एडवांस माइनस होता है. 5250 समझ में आ रहेगा? यस. हर एक के दो इफेक्ट कंप्लीट कर रहा हूं. Subscription received during their cash account debit to subscription received account. Cash account debit to subscription received account. Subscription received during the year. Receipt side पे आएगा 3,75,000. एंट्री सोचते चलो, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा. कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट. क्लियर है? रिसीट साइड पे आ गया. दिस इज वन इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट क्या है? वर्किंग नोट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीट से इनकम ढूंढेंगे. बराबर? समझ में आ रहा है? क्या इनकम मिल गई? कितनी आ गई बोलो मुझे? 3,84,000. बराबर? 3,84,000 का एक इफेक्ट ये है वर्किंग नोट में. दूसरा इफेक्ट इट इज ए इनकम. इनकम साइड पे जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, राइट? इनकम फॉर द ईयर. सब्सक्रिप्शन इनकम वर्किंग नोट 2 3,84,000. डन. समझ में आ रहा क्या? एक भी प्लस माइनस इनकम एक्सपेंडिचर में वगैरह करना नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा क्या? आगे उसके बाद लेट्स कंप्लीट योर वर्किंग नोट नंबर 1. क्रेडिटर. अच्छा, और एक चीज दी उन्होंने, पेमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर. जब क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं एंड पेमेंट देते हैं तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स होता है. वो तुम्हें समझना है कि वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स है. तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्या आती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब पेमेंट साइड पे आएगा. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स के डेबिट पे आ गया, एंड कैश के क्रेडिट पे आएगा बाय, राइट, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जिसको तुम क्रेडिटर्स बोलते हो. पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल और अमाउंट ड्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या बाय क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. $2,25,000. तो 2,25,000 के दो इफेक्ट समझ में आ गए? समझ में आ रहा है? पेमेंट किया,
अब तुम्हें क्रेडिट परचेस मिलेंगे, पेमेंट दिया है तो क्रेडिट परचेस मिलेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया तो क्रेडिट परचेस मिलेंगे, क्रेडिट परचेस दिया तो पेमेंट मिलेगा। बोलो मुझे, यस 3 लाख 2 लाख 2,55,000 2,55,000 आ गया। दो इफेक्ट कंप्लीट 2,55,000 के, एक और दो। लेट्स कैलकुलेट कंजम्पशन। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 2,17,500। गुड। 2,17,500। दिस इज वन, ये एक इफेक्ट आ गया 2,17,500 वर्किंग नोट, एंड दिस इज योर कंजम्पशन टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, वर्किंग नोट 1, 2,17,500, 2,17,500. Anyone has doubt? Anyone has doubt? ये लाइबिलिटी साइड है शिंदे मैडम, और ये असेट साइड है, ठीक है। आगे समझ में आ रहा है? डायरेक्टली आंसर लिखने नहीं मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स वाले कोई भी चैप्टर ले लो, वर्किंग नोट्स आर इसेंशियल, वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बोलो कौन सा हुआ? 7 हुआ, 8 हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 उस दिन हमने डिस्कस किया था, सॉल्व करना है। तुम कितने टैलेंटेड हो आई डोंट केयर, सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। क्यों? बिकॉज मार्क्स इसको मिलेंगे और इसका सिंगल इंटर में फायदा होगा। तुम्हें कितना आता है आई डोंट केयर, मैंने क्लियरली बोल दिया। अगर मुझे मस्ती करते हो कोई दिखाया गया, मैं गालियां दूंगा उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? सिंगल इंटर में घंटा नहीं आएगा फिर। मैंने इसे कहा तुम्हें, तो मुझे पता है तुम्हें कितना आता है, ठीक है। क्लियर है? नहीं मैं डायरेक्टली प्लस माइनस करके लिखूंगा। नायडू लिखा तो ध्यान दे, फाइनल अकाउंट में हर वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट होती है, डिप्रिसिएशन में वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन बीआरएस में वर्किंग नोट का कोई लेन देन नहीं। समझ लेना हर चैप्टर का पर्पस। चैप्टर न मतलब हमने पहले रेक्टिफिकेशन किया, वर्किंग नोट का कोई लेन देन नहीं, वर्किंग नोट सिवाय आंसर नहीं आता। मतलब कहाँ पे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, बीआरएस में वर्किंग नोट का कोई यूज नहीं, बट उसके सिवा प्लस माइनस साइन डिसाइड नहीं होगा। उसके बाद इन्वेंट्री, उसमें वर्किंग नोट टू बी वेरी फ्रैंक तुम्हें कहाँ पे लगेगी वर्किंग नोट? खाली रिकंसिलेशन में एक आधी वर्किंग नोट आ सकती है सपोज, ठीक है, बट उसमें वर्किंग नोट कंसेप्ट है ही नहीं एक्चुअली, इन्वेंट्री में देखा होगा तुम लोगों ने। उसके बाद डेप्रिसिएशन में वर्किंग नोट काम की होती है, बीच में से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब वर्किंग नोट आती है, बीच में से स्टार्ट होता है। तो ओपनिंग जब से परचेस की उस तारीख तक उसकी वैल्यू ढूंढने की वर्किंग नोट आएगी और वो इंपॉर्टेंट होगी। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वर्किंग नोट कहाँ पे भी नहीं है, हाँ एक जगह पे अकोमोडेशन बिल में, याद होगा तो, बट उसको मार्क्स नहीं है, वो तुम्हारे समझने के लिए, उस वर्किंग नोट को मार्क्स नहीं है, वो तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उस सेटलमेंट वगैरह याद होगा तो।
बिल 1 बिल 2, याद है ना, स्विच हो जाती है पोजीशन, ड्रॉवर ड्रॉवी, फिर वो ड्रॉवर ड्रॉवी बनता है, ड्रॉवी ड्रॉवर बनता है, राइट। हाँ, तो उसमें वर्किंग नोट के सिवा नहीं कर सकते, वहां पे वर्किंग नोट काम किए, बट उसको मार्क्स नहीं, उस वर्किंग नोट को मार्क्स नहीं, इसलिए तुमने उसको कैसे भी लिख दिया तुम्हारे समझने के लिए, एग्जाम के लिए चलता है, उसको इंटरेस्ट बाय मार्क्स है। फिर आया फाइनल अकाउंट्स। जनरली फाइनल अकाउंट्स में, सोल प्रोपर्टी फाइनल अकाउंट में वर्किंग नोट हार्डली है, कहाँ पे, मतलब डायरेक्टली तुम वहां पे प्लस माइनस कर सकते हो, जैसे 11 12 में करते हो। एनपीओ में वर्किंग नोट होंगे, सिंगल इंटर में सारे वर्किंग नोट होंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 10 मैंने डिस्कस किया था, हमें क्या क्या करना है, प्रिपेयर रिसीविंग पेमेंट अकाउंट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आल्सो बैलेंस शीट। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और इसमें एक भी इंफॉर्मेशन टैलेंट नहीं है, तीनों करने को बोला तो टैलेंट घंटा होगा, और वैसे में कुछ टैलेंट दिख रहा है क्या तुम्हें, इधर कुछ टैलेंट दिख रहा है क्या? नहीं, पैराग्राफ में दिया, टैलेंट थोड़ी दिया, ठीक है। तो आगे मुझे बोलो, अगर सब इंफॉर्मेशन अनटैलेंट है तो हर जगह कितने जगह पे आएगा? 2 जगह पे। तो एक हाफ पेज पे रिसेंट पेमेंट, नीचे वाले हाफ पेज पे इनकम एक्सपेंडिचर, बाजू वाले हाफ पेज पे कॉलमनर बैलेंस शीट, ओपनिंग क्लोजिंग। हमेशा कॉलमनर बनाएंगे, हमेशा मतलब हमेशा, चाहिए तो बीच में एक आधा कॉलम डाल दो, ओपनिंग एक बीच में प्लस माइनस के लिए अगर जरूरत है, एंड क्लोजिंग। जनरली वो बीच वाले कॉलम की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, बट रहने दो, ठीक है। एंड वर्किंग नोट, चलो। अरे केदारी कुछ समझ में आ रहा है क्या? कौन सा चैप्टर चल रहा है केदारी? इन्वेंट्री का कौन सा चल रहा है, कौन सा रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है? गुड। अरे तुम्हारी दोस्त किधर आज? इधर मैडम, हर्षद मैडम नहीं आई आज, क्या हो गया? ऐसे कैसे नहीं मालूम? गलत लोगों को पूछ रहा हूं मैं, ऐसे है क्या? अच्छा सही वाले बोलो, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10, मैं भी कितना अनजान हूं, यस, गलत लोगों को पूछ रहा हूं मैं। बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी, एड मतलब हेल्पिंग ना, एड्स टू ट्रेड सुना होगा ना तुम लोगों ने? बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी। अरे आज कृष्णा नहीं रहे, कृष्णा बीमार है मैडम, ऐसे नहीं होता है। बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी, इन द बुक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली नाम लिख दिया तो भी समझ में आता है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मत लिखते रहो, डायरेक्टली नाम लिख देने का किसी भी क्वेश्चन में। बट हमें क्या क्या बनना है? रिसीविंग पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले हाफ पेज का रिसीविंग पेमेंट। दिस इज ऑलवेज फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड, एक पीरियड के लिए होता है, यहाँ पे ईयर है वो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, नहीं दिसंबर दिया, ठीक है, जनवरी से दिसंबर, क्या फर्क पड़ता है? रिसीविंग पेमेंट मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट कंबाइंड, जैसे कैश बुक होता है। Can I start? Madam, don't write debit credit because it is a statement, it's not a summary. कैंसिल कर दो, गलत लिखा है रिसिट्स। अब तुम छोटे नहीं रहे शिंदे मैडम, 12th में ठीक है, फाउंडेशन में ऐसी गलती नहीं करनी है। रिसिट एंड पेमेंट कैंसिल कर दो, ठीक है। आगे, ठीक है, हाफ पेज में हो जाएगा काम, इजीली हो जाएगा। फिर मैडम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो अकाउंट है, उधर डेबिट क्रेडिट लिखना लॉजिकल है।
तुमने रिसीव पेमेंट टू एंड बाय नहीं लिखा तो भी चलता है, तुमने रिसीव पेमेंट में टू एंड बाय नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट है, समझा क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is also for the year ended, for the period ended. डेबिट को एक्सपेंडिचर साइड बोलते हैं, क्रेडिट को इनकम साइड बोलते हैं। डेबिट सर एक्सपेंस है, क्रेडिट सर इनकम। जैसे तुम्हारा P&L था ना, वही है, खाली नाम चेंज हो गया है। एक्सपेंडिचर इनकम, क्लियर है? इसको कंबाइन नहीं कर सकते मैडम, इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, दोनों अलग होते हैं, रिसेंट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर को, ठीक है? बैलेंस शीट को करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग को कंबाइन, चाहे तो बीच में एक ब्लैंक कॉलम रहने दो अगर कुछ प्लस माइनस करना होगा तो। जनरली यूज नहीं होता है, मैं बोल रहा हूं, बट देखते हैं। एनपीओ एंड सिंगल एंट्री में जितने वर्किंग नोट बनाओगे उतना आंसर सही आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वर्किंग नोट करने में हिचकिचाना नहीं है, डोंट हेजिटेट। सर आपकी इतनी प्योर हिंदी कहाँ से सीखी आपने? बचपन से? नहीं, मेरी जो हिंदी की टीचर थी ना, उनकी सच्चे में हिंदी बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ, अरे मतलब वो नहीं नहीं, अपने मराठी जैसे हिंदी, मराठी वाले कैसे हिंदी बोलते अपने टीचर्स, तुमने नहीं, वो एक्चुअली वो एक वो यू, हाँ मतलब नॉर्थ साइड के, तो एकदम प्रॉपर हिंदी बोलते थे। थोड़ा उनका मेरे पे इम्पैक्ट है, वो द्विवेदी नाम था उनका, मतलब समझ सकते हो सब वो प्रॉपर हिंदी बोलने वाले लोग। प्रॉब्लम ऐसा था, वो कभी कभी ऐसे वर्ड यूज कर देते समझ में नहीं आते थे। बैलेंस शीट एज ऑन, और थोड़ा थोड़ा मुझे ना हिंदी कमेंट्री का भी असर हुआ है। हाँ उसका ज्यादा एक्चुअली इतने बेकार, इतनी वाहियात होती है। फर्स्ट अप्रैल 16, नहीं जनवरी 16, वो अप्रैल की आदत होती है। फर्स्ट जनवरी 16, 31 दिसंबर 16। ठीक है, वर्किंग नोट्स, हमें कौन कौन से वर्किंग नोट लगने वाले हैं देखो जरा। एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चलता है क्या क्या वर्किंग नोट लगने वाले। सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस, मतलब सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट आने वाली है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, क्रेडिटर्स मतलब कंजम्पशन की आने वाली, बराबर मैडम। इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग फर्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, हेडिंग होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। अरे बाद में गप्पे मारो, सॉल्व करो पहले। यस, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम पढ़ नहीं रहे आज, ये दोनों इधर पढ़ रहे, उसका दोस्त इधर है पढ़ रहे। जे हाँ, दोनों दोनों नहीं है, नहीं पता। आगे, नो प्रॉब्लम, आगे
उसको लगा कर ये दोनों आए थे तो आज भी आएंगे, तो कोई ना कोई एब्सेंट होना चाहिए। आगे तुम कोऑर्डिनेट करते जाओ अच्छे से, ठीक है। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। मैडम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, दो चीज ऐड दो चीजें माइनस। ऐड में 19% क्वेश्चन में हमारे यही वर्किंग नोट रहने वाली है फाउंडेशन में, एंड 12 की वर्किंग नोट वैसे भी तुम्हें आती है, तो डरने वाली वो भी बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बराबर, माइनस प्री रिसीव्ड एट एंड। फाइनल अकाउंट का टोटल वेटेज 30 मार्क्स है, तीनों मिलके 25 बार पकड़ के चलो। दो क्वेश्चन तो 100% है, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम, और ये कहता 5 मार्क का आएगा। तो तीनों फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का कौन कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप, एनपीओ एंड सिंगल एंटर, तीनों फाइनल अकाउंट है, सेम ही काम कर रहे हैं। रिसीव्ड एट द एंड प्लस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, इस ईयर में लास्ट ईयर का मिला है वो इनकम ढूंढने के लिए ऐड होता है। अरे अनुष्का समझ में आ रहा है क्या, मैंने सिखाया है तुम लोगों को, 12th में भी सिखाया है। इतने बार बोला था तो एटलीस्ट याद रहना चाहिए। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, वर्किंग नोट नंबर 1 समझ में आ गया सबको। पहले नोट बना दे दो, हमेशा याद रखना वर्किंग नोट बनाना, मतलब बाद में इफेक्ट देने में इजी हो जाता है। सेकंड, अब क्या करना है, राइट, कंजम्पशन ढूंढना है, तो कंजम्पशन के एक साइड पे कंजम्पशन, दूसरे साइड पे क्रेडिटर्स। कंजम्पशन ऑफ क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी या स्पोर्ट्स मटेरियल है, दोनों नहीं सर, मेडिसिन, मेडिकल है, आई मीन हॉस्पिटल टाइप है ना ये। इधर साधु दर्शन मिशन का पता है तुम्हें, वो उनका कौन सा है वो, रानी नहीं गई, इधर इनका इनका क्लिनिक है, दिख पता है क्या तुम्हें, हाँ, शांति क्लिनिक, सेम है, बहुत अफोर्डेबल रेट में होता है उनका, और बहुत अच्छी सर्विस भी होती है, पता है, इधर ही बाजू में वो मिशन चलाता है। समझ में आ रहा क्या, वो एनपीओ जैसा है, वो एनपीओ जैसे मतलब वो एनपीओ एक्चुअली। मुझे ना, मैं साल में 2 इंजेक्शन लेता हूं मैं खुद के बेटरमेंट के लिए। अब मुझे क्या बोलते हो उसको नहीं पता, वो पापा लिख के देते, ठीक है, रतन जाके नंबर लगाता है, फिर मैं जाता हूँ, वो बोलते हैं कि अच्छा होता है वो लेना, तो उस बार मेरा जाना होता है, बहुत अच्छा है। 1-2 बार मैं बच्चों को भी लेके गया, कोई क्लास में अचानक से बीमार वगैरह पड़ गया, उधर एक अपने स्टूडेंट की मम्मी है, अगर कुछ अर्जेंसी रहेगा तो मैं उनको फोन करता हूँ। फिर कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन कैसे ढूंढोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। परचेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैश परचेस, एक होता है क्रेडिट परचेस। कैश परचेस की एंट्री होती है परचेस टू कैश, क्रेडिट परचेस की एंट्री होती है परचेस टू क्रेडिटर्स। एंड मैडम दे हैव गिवन मी अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई मतलब क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। ठीक है, बाय, अब मैं ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखने के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा तो समझ में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिटर्स टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अरे मैडम समझ में आ रहा है क्या, ठीक मैडम समझ में आ रहा है क्या, गुड।
ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। क्रेडिटर्स को पेमेंट करते थे, एंटर थी क्रेडिटर्स टू कैश, एंड परचेस की एंटर थी परचेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट बाय परचेसेस। तो हमें स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन देते, हम उसको प्रॉपर स्ट्रीमलाइज करना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये वर्किंग नोट 100 ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रहने वाली, ये दोनों वर्किंग नोट, इनकम कैलकुलेशन की, एक्सपेंस कैलकुलेशन की एंड कंजम्पशन की। परचेस एक्सपेंस नहीं होता है, परचेस में से जो कंज्यूम हुआ है वो एक्सपेंस होता है। तो व्हाट इज कंजम्पशन? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है क्या? एंड परचेस ढूंढने के लिए हमें कौन सा अकाउंट करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स। कोट उसको उठा रहे बाजू वाले को, हाँ आगे। भाई अगर तुझे कोट को उठाने का बोल रहा है मतलब बहुत बुरे दिन है तेरे, ठीक है आगे। नेक्स्ट, आगे, हाँ आगे। नंबर 3, मैं 2 और अकाउंट बनाने जा रहा हूं। इक्विपमेंट, सर आप क्यों बना रहे हो इक्विपमेंट अकाउंट? ध्यान देना, मुझे खाली ये वर्किंग नोट इस चैप्टर पे नहीं रखना है, मुझे सिंगल एंट्री भी इसमें कवर करना है। ध्यान देना, इस चैप्टर के साथ हम सिंगल एंट्री भी कर रहे हैं, ये दिमाग में डाल देना। इससे तुम्हारा ना थोड़ा फॉर मशीनरी अकाउंट भी रिवाइज होगा, डेप्रिसिएशन वाला। एंड दूसरा कौन सा है? बिल्डिंग अकाउंट। नो सर, शिंदे मैडम बोल रही सर मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगी, आपको जो करना है कर लो। शिंदे मैडम आ जाओ पेज नंबर 8.1 पे, क्या लिखा है पढ़ो। 8.1 पे नोट्स के आ जाओ, तुम्हारा आंसर मैं दे रहा हूं, आ जाओ। हाँ अकाउंट है, इक्विपमेंट अकाउंट एंड बिल्डिंग अकाउंट, हाँ बनाना पड़ता है। नहीं रे, अरे स्टॉक थोड़ी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखो, ऐसे थोड़ा होता है। आ जाओ पेज नंबर 8.1 पे, उसमें तुम्हें ना कैपिटल अकाउंट के नीचे ना एक नोट लिखी है, पढ़ो क्या लिखा है। 8.1 पे आ जाओ। 8.1 पे मैंने लिखा है नोट्स के, इफ फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड देन all the information gathered by the accountant should be processed, that is posted 2 times. Note, journal entries should be made for the information. Note, if any item is difficult to be posted, then prepare its account. Following accounts are generally prepared: debtors account, bills receivable account, creditors account, bills payable account, opening balance sheet, trading and P&L, closing balance sheet, fixed assets account if required, expenses account if required, combined cash and bank account। मतलब आगे जाके अकाउंट लगने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो अब बी से हम बना रहे हैं, क्लियर है? यस, चलो करें स्टार्ट। और जब तुम रियल लाइफ में क्लाइंट के लिए काम करते हो, क्लाइंट को देते हो, भाई उसको प्रॉपर ठीक से चीजें बना के दोगे या ऐसे बना के दोगे खाली तुम्हें पता है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं होता है आगे, ऐसे थोड़ी होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इट्स ऑलवेज गुड प्रिपेयर द अकाउंट्स, क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। उन्होंने हमें क्वेश्चन में जो भी दिया है, कुछ भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, हर चीज 2 जगह पे आएगी। समरी ऑफ रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट ऑफ द बॉम्बे मेडिकल सोसाइटी, right, for the year ended 31st December 16 as follow. Opening cash balance, opening cash balance, opening cash balance रिसीट साइड पे आएगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है बोला मुझे? 8,000। 2 इफेक्ट आएंगे, ओपनिंग कैश रिसीट पेमेंट के बिगिनिंग में आएगा, ओपनिंग कैश किधर आएगा बोलो मुझे? रिसीटेंट पेमेंट के बिगिनिंग में आएगा, अरे ऐसा नो। एंड ये कैश है, असेट साइड पे भी आएगा, कैश इन हैंड असेट साइड पे आएगा, कितना आएगा? 8,000। 8,000 हो गया।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड पेमेंट की समरी है ना, तो सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000। बोलो मुझे समझ क्लियर है। एंड वर्किंग नोट में आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, दो इफेक्ट आएंगे ना, रिसीव्ड में आ गया 50, क्लियर है। विद डोनेशंस रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस, मैंने उस दिन बोला था डोनेशन जिससे फिक्स असेट बनने वाली है, डोनेशन फॉर फिक्स असेट इज अ लायबिलिटी, डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस इज इनकम। तो डोनेशन आ गया मैडम, डोनेशन की एंट्री आएगी कैश कम्स इन डेबिट टू डोनेशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशंस रिसीव्ड, रिसीव साइड पे आता है, बराबर ना मैडम। अरे संचिता मैडम कुछ समझ में आ रहा है क्या, डोनेशन रिसीव्ड 15,000 मैडम फॉर मीटिंग, ये किस लिए है, फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस। मैडम डोनेशन रिसीव्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंस इज नॉट कैपिटल रिसीट, इट्स रेवेन्यू रिसीट। ये कहां पे जाएगा सेकंड इफेक्ट, ये इनकम होगा, क्या होगा, इनकम, इनकम से उधर डेबिट है इधर क्रेडिट आएगा, बाय डोनेशंस रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड 15,000, दो इफेक्ट डन, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट आ गया, इनकम में आ गया, बराबर क्या, ऐसा नो। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 9,000, जब इंटरेस्ट मिला होगा तब एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड साइड पे होगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन व्हाट, इन्वेस्टमेंट। कितने का इंटरेस्ट मिला, 9,000 का इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कितना मिला 9,000 का, अरे ऐसा नो, दिस इज वन इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम, सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, ये डेबिट है तो वो क्या रहेगा, क्रेडिट, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना रे 9,000। अगर हमें इंटरेस्ट मिला है एट द रेट ऑफ 9% ऑफ रुपीज 9,000, तो इन्वेस्टमेंट कितने की होनी चाहिए, 1 लाख की होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट 9% इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट कितने की होनी चाहिए, 1 लाख। और अगर साल भर में इन्वेस्टमेंट की है तो पेमेंट साइड पे दिखेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, अगर साल भर में इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो पहले से रहेगा। सो देखते हैं रिसेंट पेमेंट पूरा होने दो, फिर पता चलेगा कि हमने साल भर में इन्वेस्टमेंट की है, इस ईयर में इन्वेस्टमेंट की है या पहले से। अरे गेटिंग माय पॉइंट, इन्वेस्टमेंट है ये तो गारंटीड है क्या, अगर इंटरेस्ट मिला है मतलब इन्वेस्टमेंट है, अरे यस और नो, इंटरेस्ट मिला है मतलब इन्वेस्टमेंट है, ऐसे हवा से थोड़ी इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, मतलब पहले ही हो चुकी थी या इस ईयर में हुई पता नहीं, तो रिसेंट पेमेंट कंप्लीट होने पे पता चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने एक ही इफेक्ट दिया, दूसरा इफेक्ट अपने आप मिल जाएगा मुझे, डोंट वरी। आगे पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, पेमेंट साइड मैडम, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई पेमेंट साइड पे आएगा, क्या इंटर आती है मेडिसिन सप्लाई का पेमेंट करने की, राइट, क्रेडिटर्स टू कैश, कैश के क्रेडिट पे, बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई कितना रे 30,000, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000। एंड ध्यान देना ये आ गया तुम्हारे क्रेडिटर्स के, उधर क्रेडिट है, रिसेंट पेमेंट में क्रेडिट साइड पे है, तो ये डेबिट होगा 30,000, ऐसे सोचना है। एंट्री आती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, दो इफेक्ट कंप्लीट करने हैं तो ही टैली होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे ऑनरेरियम टू डॉक्टर, क्या एंट्री आती है ऑनरेरियम टू डॉक्टर, बोलो मुझे, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ऑनरेरियम टू कैश, पेमेंट, पेमेंट साइड पे आएगा, बाय
ऑनोरियम, कितना पेमेंट किया रे? ये 10,000 का पेमेंट है ना, पेमेंट साइड पे 10,000 है, दिख रहा है क्या मैडम? वर्किंग नोट सेकंड वर्किंग नोट में आएगा, बट वर्किंग नोट नहीं है तो ये एक्सपेंस है, बराबर ना? इधर क्रेडिट है तो डेबिट पे आएगा। चलो एक्सपेंडिचर में ऐसे खुद को समझाओ, अभी मैंने क्रेडिट किया तो सेकंड फिर डेबिट होगा एक्सपेंडिचर में। 2 ऑनरियम टू डॉक्टर, कितना मैडम? 10,000 ना, एक्सपेंडिचर में आ गया, पेमेंट पे एक्सपेंडिचर में आ गया, उधर क्रेडिट है डेबिट हो गया। अरे समझा क्या? अरे कंफर्म करो नायडू मैडम, बराबर साथ में हो मेरे सब लोग अभी तक? नेक्स्ट, सैलरीज पेड, क्या एंट्री आती है? सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट बाय सैलरीज पेड। $28,000। सेकंड इफेक्ट वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट में सैलरी एक्सपेंस ढूंढने के लिए कोई वर्किंग नोट है नहीं, तो जो है वही, जितना पेमेंट है उतना ही एक्सपेंस है। सेकंड इफेक्ट डेबिट टू सैलरीज पेड 28, उधर क्रेडिट है इधर डेबिट हो गया। अरे समझा क्या? रिसीव पेमेंट में क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट हो गया। दो इफेक्ट कंप्लीट कर रहा हूं। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट पेमेंट साइड पे बाय सन्ड्री एक्सपेंस। खुद को एंट्री समझाओ, खुद से बात करो, तुम करते हो बाजू वाले से बात। सन्ड्री एक्सपेंस 1000 पेमेंट किया, एक्सपेंस का पेमेंट किया तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया, इट्स एक्सपेंस तो एक्सपेंडिचर में आएगा, इधर क्रेडिट इधर डेबिट आएगा टू सन्ड्री एक्सपेंस। टू सन्ड्री एक्सपेंस 1000। इक्विपमेंट परचेस किया, क्या एंट्री आती है इक्विपमेंट परचेस करने पे? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट पेमेंट साइड पे बाय इक्विपमेंट। कितने का रे? 15,000 ना मैडम? पेमेंट पे रिकॉर्ड कर दे इक्विपमेंट, क्या ये एक्सपेंस है? इक्विपमेंट परचेस करना एक्सपेंस है? नहीं, असेट है, हमने अकाउंट बनाया है। इक्विपमेंट के डेबिट पे टू कैश, एक लाइन रहने दो, टू कैश 15,000। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज, डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज असेट के केस में। इक्विपमेंट परचेस, अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, चैरिटी शो एक्सपेंस क्या इंटरेस्ट? शो एक्सपेंसेस, पेमेंट किया रे गधो, रिसेंट पेमेंट में नेट आएगा क्या गधो? हाँ कुछ भी, हाँ चैरिटी शो एक्सपेंसेस पेड किए 1500 के, क्या एंट्री आएगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट साइड पे। चैरिटी शो एक्सपेंस, ये पेमेंट है, कितने का पेमेंट किया? 1500। सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस रिसेंट पेमेंट से सेकंड इफेक्ट कितना जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर, बट इनकम एक्सपेंडिचर में नेट दिखाना होता है, तो 2 मिनट घाई मत करना। चैरिटी शो कलेक्शन हुआ, कलेक्शन क्या एंट्री आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कलेक्शन होना चाहिए, बराबर क्या? कैश के डेबिट पे। अरे मैंने गलत जगह पे लिखा है, नहीं बराबर है ना? तो सेंट्री एक्सपेंस मैंने इधर क्यों लिख दिया? मुझे नीचे लिखना था ना, जगह जगह गलत हो गई, इधर होना चाहिए। ऐसे होता तो बोलते जाओ मुझे, वो ना सब सेम ही दिखता है। यस, आगे तो भी मेरा टैली होता, किधर ना किधर डेबिट में है, बट वो गलत टैली होता। अरे समझा क्या? टैली होने से काम नहीं, वो सही टैली होना चाहिए। आगे मतलब इतना मेरा है, मैं कुछ भी करूं डेबिट पे तो लिख के आऊंगा, गलत जगह पे तो होना, ये होना चाहिए कि भाई क्रेडिट है कि इफेक्ट, तो सेकंड पे डेबिट होना चाहिए। चलो अब क्या है? कलेक्शन टू चैरिटी शो कलेक्शन, कैश के डेबिट पे चैरिटी शो कलेक्शन। नहीं मैं वो गर्म ये हो गया ना मेरा, मैं बोल रहा हूँ एक्सपेंस में ये क्यों लिख रहा हूं मैं? चैरिटी शो कलेक्शन कितना? 12,000। कलेक्शन किधर जाएगा? इनकम में। अब जब हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं ना चैरिटी शो, तो उसको नेट करके दिखाते हैं,
रिसिट माइनस पेमेंट, तो इधर आ जाओ। इनकम ज्यादा है एक्सपेंस ज्यादा है? इनकम, तो इनकम साइड पे लिखेंगे बाय नेट कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो। फ्रॉम चैरिटी शो, नेट कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो। कलेक्शन, कलेक्शन कितना इनर कॉलम में बोलो मुझे? 12,500 लेस पेमेंट्स कितने हैं बोलो मुझे? चैरिटी शो एक्सपेंस कितने हैं बोलो मुझे? 1,500। तो मैडम नेट कितना आएगा? 11,000। दिस इज द वे वी प्रेजेंट इट। प्रेजेंटेशन मैटर करता है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है यार, समझा क्या? देन यहां तक हो गया। उन्होंने बोला था दे हैव गिवन अस समरी ऑफ व्हाट, दे हैव गिवन अस समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। क्या हमने रिसीट एंड पेमेंट की जो समरी वो लिख दी? यस। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। सब्सक्रिप्शन ड्यू, दो काम है बोलो। सब्सक्रिप्शन ड्यू के दो काम है, एक वो बैलेंस शीट का आइटम है एंड उससे हमें रिसीट दी तो इनकम आएगी, इनकम दी तो रिसीट आएगी। चलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा मुझे बोलो, पूरे रिसीट एंड पेमेंट में इन्वेस्टमेंट परचेस के बारे में कुछ दिया था क्या? मतलब ये जो 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है वो कब से है? बिगिनिंग से। समझा क्या? पहले से जो इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की है, अगर साल भर में की होगी तो पेमेंट साइड पे दिखेगी, बट साल भर में इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो पहले से कंफर्म होगा कि वो पहले से। समझ में आ रहा है क्या? आगे अगर इस ईयर में परचेस की होती तो इधर नहीं होती, वो ओपनिंग में नहीं होती, वो पेमेंट साइड पे दिखती। आगे सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,500 ओपनिंग का, क्लोजिंग का 2,200। ओपनिंग का ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग का क्लोजिंग में लिख दिया। दिस इज वन इफेक्ट ऑफ ईच। सेकंड इफेक्ट मैडम वर्किंग नोट। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस होता है इनकम ढूंढने के लिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है इनकम ढूंढने के लिए। क्लियर है? 1 2 हो गए। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस आना है, चलो लाइबिलिटी वाला आइटम होता है। 1 2 लाइन कैपिटल फंड के लिए रखो, नीचे लिखो जरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मैं जैसे लिखता हूं ना वैसे लिखते जाओ, गलत कभी नहीं जाओगे। डबल एंट्री पे प्रॉपर तुम्हारा एक्सपर्टाइज आ जाएगा। 700 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग का 1,200, क्लोजिंग का 700। दिस इज वन इफेक्ट, लाइबिलिटी का आइटम है, एक इफेक्ट। एंड दूसरा उससे हम रिसीट दे तो इनकम ढूंढेंगे, इनकम दे तो रिसीट ढूंढेंगे। वर्किंग नोट में आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड होगा 1,200 ऐड होगा एंड एट द एंड वाला माइनस होता है 700। दो इफेक्ट कंप्लीट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मैडम असेट का आइटम है, दूसरा वर्किंग नोट। सब्सक्रिप्शन एडवांस लाइबिलिटी का आइटम है, दूसरा इफेक्ट वर्किंग नोट। समझ में आ रहा है क्या? ये करने से तुम्हें सब्सक्रिप्शन की इनकम मिल जाएगी। दिख रहा है क्या कितना इनकम आ रहा है बोलो मुझे? मैडम ये किधर जाएगा? 51,200 इनकम में जाएगा। किधर जाएगा? इनकम। रिसीट से क्या ढूंढा है हमने? इनकम। इनकम साइड पे लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन इनकम। 51,000 कितना मैडम? 200। और रेफरेंस देने का वर्किंग नोट 1। कब यहां पे रेफरेंस देने का वर्किंग नोट नंबर 1। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। तो बोलो दो काम स्टॉक ऑफ मेडिसिन के, वो असेट है एंड दूसरा कंजम्पशन। चलो असेट में लिखते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना बोलो मुझे? 10,000 एंड 15,000। क्या 10 एंड 15,000 ना? स्टॉक ऑफ मेडिसिन असेट्स है तो असेट में लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट वर्किंग नोट, ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। दो इफेक्ट हो गए।
अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई क्रेडिटर्स, अरे क्रेडिटर्स है, समझ में आ रहा है क्या? एक इफेक्ट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स मैडम लाइबिलिटी, एंड दूसरा इफेक्ट वर्किंग नोट। चलो, आउटस्टैंडिंग फॉर मेडिसिन सप्लाई, फॉर मेडिसिन सप्लाई, बोलो कितना? 9,000 के ओपनिंग क्रेडिटर्स, एंड मैडम क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने? 13,000 बराबर। एक इफेक्ट ईच आ गया लाइबिलिटी में, एक इफेक्ट ईच आ गया लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, एंड दूसरा खुद अकाउंट बनाया क्रेडिटर्स का। ओपनिंग क्रेडिटर्स 9,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने? 13,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स 9,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 13,000। समझ में आ रहा है? अब तुम्हें क्रेडिटर्स अकाउंट में एक मिसिंग फिगर मिलेगी। पेमेंट दिया है तो परचेस मिलेगा, परचेस दिया तो पेमेंट मिलेगा। मैं जानबूझ के इसे बोल रहा हूं तुम्हें दिमाग में बैठने के लिए। समझ में आ रहा क्या? पेमेंट दिया तो परचेस मिलेगा, परचेस दिया तो पेमेंट मिलेगा। तीन वैल्यूज दी है तो एक आधी मिसिंग होगी। समझ में आ रहा क्या? कितना मैडम, कितना आएगा बोलो? 43 माइनस 9 कितना आएगा? 34। 34 के क्रेडिट परचेस आ गए। 34 एग्जाम में मत ऐसे एरो निकालना, यहाँ पे निकाल दो, ठीक है? 34,000, दो इफेक्ट हो गए 34 के भी, एंड जो मिसिंग फिगर होती है उसको स्टार मार्क करना होता है, याद है? तो कंजम्पशन कितना आ गया? 10,000 का मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक था, 34 का मैंने उधारी पे परचेस किया, 44 का स्टॉक हो गया, उसमें से 15,000 का स्टॉक अभी भी मेरे पास अनयूज पड़ा है, स्टॉक में पड़ा है। बोलो मुझे, 44 माइनस 15,000 कंज्यूम हो गया। सेकंड इफेक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। टू मेडिसिन कंज्यूम, वर्किंग नोट क्या है? टू ना रे, मेडिसिन कंज्यूम्ड, $29,000। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एसेट्स है, $21,000 के इक्विपमेंट है। ओपनिंग में एज ऑन है, मतलब जब वो एज ऑन लिखते हैं ना तो बैलेंस शीट के वैल्यूज दिए होते हैं, फाइनल वैल्यूज। ये जो एज ऑन होता है ना, एज ऑन, ये फाइनल वैल्यूज होते हैं, बराबर ना? हाँ, ओपनिंग में 21,000 का इक्विपमेंट है, क्लोजिंग में 30,000 का इक्विपमेंट है, बराबर। ओपनिंग में 21, क्लोजिंग में 30। सेकंड इफेक्ट, नोट बनाइए, वर्किंग नोट, अकाउंट बनाया मैंने, टू बैलेंस बॉट डाउन, कितने का? 21,000 का इक्विपमेंट है, ओपनिंग में 21 का था, और क्लोजिंग में कितना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग में कितना है? 30,000। अब तुमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी किया तो तुम्हें डेप्रिसिएशन चैप्टर हुआ तो ये समझ में आना चाहिए। 21 का इक्विपमेंट था, 15 का परचेस किया, तो टोटल कितने का होना चाहिए? 36, पर 30,000 ही बाकी है, तो सेल है, सेल, सेल है ना नायडू, सेल है ये। सेल होता तो रिसीट साइड पे दिखता, अगर इक्विपमेंट बेचते तो पैसे आते, रिसीट साइड पे दिखता नहीं है, तो फिर क्या है? डेप्रिसिएशन। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा डेप्रिसिएशन देने का, सेकंड सेल हो सकता है। मैडम इधर क्रेडिट है, एसेट में क्रेडिट है, सेकंड इफेक्ट डेबिट, डेप्रिसिएशन कितना जाता है? एक्सपेंडिचर में। इनर कॉलम में टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, कितना रे? 6,000। इनर कॉलम है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ओपनिंग में 50 है, क्लोजिंग में 48 है, और दिस इज वन इफेक्ट ईच, मैंने अकाउंट बनाया है। बाय 48,
1548, कोई एडिशन नहीं, कोई सेल भी नहीं दिया है, तो ये 2000 क्या है, कम हुआ है डेप्रिसिएशन 2000, इधर क्रेडिट है बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन फिर डेबिट, बिल्डिंग पे 2000 का डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है क्या? टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? कंफर्म कर लो, वर्किंग नोट 1 क्लोज हो चुकी है, यस। 2 क्लोज हो चुकी है, यस। 3 क्लोज हो चुकी है, यस। अब रिसीव पेमेंट में बैलेंस ढूंढना होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ लो। चलो, रिसीट की टोटल ज्यादा है या पेमेंट की टोटल ज्यादा है? रिसीट क्या, 8000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500, रिसीट की टोटल है 94,500। माइनस पेमेंट्स 30,000, 10,000, 28,000, 15 माइनस 1500, 9,000। 9,000 नहीं सर, अरे समझा क्या मैडम या नहीं समझा बीबी? तो मैडम ये क्या है, 9,000 क्या होगा, रिसीट माइनस पेमेंट, ये रहेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड। रिसीट पेमेंट में मुझे कितना बैलेंस मिला, मुझे कितना बैलेंस मिला, बोलो मुझे, 9,000 मिला, गुड। बोलो, ओपनिंग कैश कितनी आ गई, सॉरी क्लोजिंग कैश कितनी आ गई, 9,000। 9,000 किधर लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस में लिख दिया, दिख रहा क्या? अब क्या करना है, लेट्स बैलेंस व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड ज्यादा है या एक्सपेंस साइड ज्यादा है? इनकम दिख रहा है, 15 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 51, 200, 86,200 माइनस 10,000 माइनस 28,000 माइनस 1,000 माइनस 29,000 माइनस 8,000, 10,200। ये क्या होगा, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, सरप्लस। और कहां पे ट्रांसफर होगा, कहां पे, सरप्लस आ गया, सरप्लस 10,200। कैपिटल फंड ही नहीं पता, अरे ओपनिंग कैपिटल फंड ही नहीं पता, वो ढूंढ लेंगे, इनर कॉलम में लिख देंगे प्लस सरप्लस 10,200 प्लस 10,200 प्लस 10,200 प्लस 10,200, क्लियर है? अब सर कैसे ढूंढे, अरे ओपनिंग कैपिटल कैसे ढूंढे, ओपनिंग कैपिटल कैसे, ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, 8,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,500 प्लस 10,000 प्लस 21,000 प्लस 50,000, 1,90,500, 1,90,500 माइनस 9,000 माइनस 1,200, कैपिटल आ रहा है मेरा 1,80,300। दिस इज वन इफेक्ट एंड दिस इज सेकंड इफेक्ट।
उधर के उधर 2 इफेक्ट लिख दिए, हर चीज के 2 इफेक्ट है, मेरी हर अमाउंट तुम्हें 2 जगह पे दिखेगी। प्लस 10,200 का मेरा कैपिटल 1,90,500 प्लस 700 प्लस 13,000 2,04,200। और अब असेट साइड माइनस करो, अलग से कैलकुलेट मत करो, माइनस करो, माइनस 9,000 माइनस 1,00,000 माइनस 2,200 माइनस 15,000 माइनस 30,000 माइनस 48, जीरो आ गया, मतलब टैली हो गया। अब मुझे बोलो कुछ समझा या नहीं समझा? शिंदे मैडम बोल रहे सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, माफ कर दो। बाकी लोगों का क्या सिचुएशन है? नायडू गुड। अरे समझा फ्लो कैसे किया हमने? नो सर माफ कर दो। शिंदे मैडम मुझे बोल रही सर माफ कर दो। कोई दिक्कत नहीं मैडम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अरे पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ में आ रहा है क्या? रिसीव पेमेंट बनाया, साथ में इनकम एक्सपेंडिचर बनाया और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया, और ये वर्किंग नोट, ये मिनिमम वर्किंग नोट होंगे अपने, ये मिनिमम वर्किंग नोट होंगे, मतलब होंगे। मैं कुछ भी उधर प्लस माइनस नहीं रखता हूं, इनकम एक्सपेंडिचर में वगैरह बैलेंस शीट में सब वर्किंग नोट। तुम्हें से श्रेयस भी नहीं, आज किधर है? अरे फ्लो समझा कैसे किया? रिसेंट पेमेंट से मुझे क्लोजिंग का बैलेंस मिला, क्लोजिंग एसेट में लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था उसमें, रिसेंट पेमेंट में, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया एसेट में। इनकम एक्सपेंडिचर सरप्लस मिल गया, वो कैपिटल में ऐड कर दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट जब मैं टैली करने जाऊंगा तो मुझे कैपिटल फंड नहीं है, तो वो मिसिंग फिगर है, उससे मैंने क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ लिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली कर दी। फ्लो समझ में आना चाहिए। कुछ समझा क्या? एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग 2014 की बात हो रही है, जनवरी से दिसंबर की बात हो रही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज 40,000, रिसीव्ड 42,000 है। मैडम जो रिसीट है वो इनकम नहीं होता, इनकम अलग होता है। रिसीट इनकम इज लाइक इंडिया पाकिस्तान, दोनों अलग है। रिसीव्ड 40,000 है, इट इंक्लूड्स, इसमें से 1,600 इज फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। एंड 600 फॉर नेक्स्ट ईयर, 600 is for the next year. It's a receipt advance at the end ना. Next year मतलब end, previous year मतलब beginning. तो जो 42,000 है उसमें से 1,600 प्रीवियस ईयर का मिल रहा है एंड 600 नेक्स्ट ईयर का मिल रहा है।
also 3000 has still to be received in 14. ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ये आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर है, कोई जो बोलना है बोलो. कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन. कितना इनकम आएगा रे, ढूंढो. कुछ भी गलत नहीं. कितना रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, ये बुरी बात है मैडम. यस यस लिखो. 12th के जैसे एंड फाउंडेशन के जैसे दोनों समझाता हूं. 12th में तुम क्या करते हो? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला मुझे? 42,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 42,000 माइनस दो चीजें माइनस दो चीजें ऐड. जो मिला है वो इनकम नहीं मैडम. साल भर में जो पैसे मिलते हैं वो इनकम नहीं होता है, उसमें जो करंट ईयर का है वो इनकम होता है. सो माइनस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर. बोलो रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर कितना है? रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर कितना है? रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर 1600. रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर 1600 माइनस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर का कितना है? 600. अरे ऐसा नो, दो चीजें माइनस. रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, दो चीजें माइनस. बराबर, दो चीजें ऐड. कौन सी? रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर. इस ईयर का पहले कुछ मिला है क्या? तब तुमने लायबिलिटी बोला था. आज उसको हम क्या करेंगे? इनकम में लेके आएंगे. रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर. रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर. क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, इसको ही बोलते हैं प्री रिसीव्ड एट द बिगिनिंग. एंड एक चीज माइनस होगी. कौन सी? सॉरी, एक और चीज ऐड होगी. दो माइनस हो मतलब दो ऐड हो गया. आउटस्टैंडिंग फॉर इस ईयर का बाद में कुछ मिलेगा. आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितने? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 4,000. 3,000 है क्या? तो टेल मी इनकम नाउ. Therefore, subscription income for the year. For the year. Foundation. दोनों से आंसर निकाल सकते हो, मैं दोनों समझा रहा हूं. सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. कितना रिसीव्ड है मैडम? एज पर रिसेंट पेमेंट 42. मैं क्या बोलता हूं? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करो, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करो. ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड. इस ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है? इस ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 3,000. इस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो इस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग होगा. एज्यूमिंग कि पहले जो भी था पूरा का पूरा रिसीव हो गया. पहले का आउटस्टैंडिंग पूरा रिसीव हुआ मान के, इसलिए जो फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग है वही एंड में एट द एंड आउटस्टैंडिंग होगा. ओपनिंग में जो रिसीवेबल था रिसीव होगा, उसमें से एंड में कुछ बचेगा कि नहीं? फॉर द ईयर ही फिर क्या बचेगा? एंड में बचेगा. आउटस्टैंडिंग एट द एंड 3,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग कितना है? इस ईयर में जो रिसीव हुआ वही बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, ऐसे मानते हैं 1,600. जो भी इस ईयर में मिला वो पूरा का पूरा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ, ऐसे मानते हैं. मतलब लास्ट ईयर में से 1 रुपया भी बाकी नहीं है. आउटस्टैंडिंग फॉर द आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग माइनस होगा. माइनस प्री रिसीव्ड एट एंड. इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का जो मिला है
वो एट द एंड है, कितना है वो 600 प्लस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग एट बिगिनिंग कितना, इस ईयर में लास्ट ईयर का जो मिला था होता है रिसीव्ड एट द बिगिनिंग, कुछ है क्या, नहीं है। देयरफॉर इनकम कितनी आ गई, इनकम फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, बोलो मुझे, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। एनीवन हैज डाउट? आप कैसे भी करो आंसर विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है क्या, दोनों में सेम ही हो रहा है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है और है ना एज ऑन बेसिस पे होता है। एज ऑन मतलब टोटल, ईयर ऑन ईयर मतलब एक ईयर देखते बैठते हैं। ये थोड़ा ईयर ऑन ईयर तुमने प्रैक्टिस की इसलिए तुम्हें वो इजी लगता है, बट एक्चुअली उससे इजी है एज ऑन। डायरेक्टली बैलेंस शीट की वैल्यू ले लो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, बराबर। आज हम यहाँ पे रुक रहे हैं।